सिटीजनशिप है क्या, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, व्हाट इज सिटीजनशिप। ये सारे आर्टिकल्स हैं 5 to 11 पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में कहता है, लेकिन सिटीजनशिप क्या है, व्हाट इज सिटीजनशिप। द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड इट्स टेरिटरी। जो हमारा लीगल रिलेशन है मेरे और उत्तर प्रदेश के साथ में या मेरे और देश के साथ में, वो जो लीगल रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं सिटीजनशिप। और ये लीगल रिलेशनशिप कैसे डिसाइड हो सकता है, क्या प्रोविजन है, इसी के बारे में हम पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 दिया है। इसमें जो पहले आर्टिकल है 5 to 10, 5 to 10 सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें बताता है कि जब हम आज़ाद हुए और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और वो लागू हो गया 26 जनवरी 1950। तो जितने भी आपके ये फर्स्ट 5 to 10 आर्टिकल हैं, ये जो 5 to 10 आर्टिकल हैं ये बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ उस डेट तक, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पार्ट 2 में जो आर्टिकल 5 to 11 है उसमें से 5 to 10 आर्टिकल, पहले 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 to 10 आर्टिकल सिटीजनशिप के बारे में उन लोगों के लिए कहते हैं जो 26 जनवरी 1950 तक के लोग थे, जो उस समय की कंडीशन थी, उनके बारे में जो भी प्रावधान है वो इसमें 5 to 10 आर्टिकल तक दिया हुआ है। मतलब संविधान के लागू होने की तिथि तक नागरिकता के संबंध में क्या प्रोविजंस होंगे उसके बारे में अगर हमको जाना हो तो इन आर्टिकल्स में 26 जनवरी 1950 तक के लोगों की सिटीजनशिप के बारे में अगर हमें फाइंड आउट करना हो क्या प्रोविजन होंगे तो ये आर्टिकल्स, इसीलिए ये इररिलेवेंट है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ऐसा तो था नहीं कि 26 जनवरी 1950 के बाद कोई पैदा नहीं होगा या भारत में कोई आएगा नहीं। तो 26 जनवरी 1950 तक के लोगों के लिए तो यहां पर बात थी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद के लोगों के लिए क्या होगा, उनकी सिटीजनशिप कैसे डिसाइड होगी, तो इसके लिए नेक्स्ट आर्टिकल जो आता है वो आर्टिकल 11, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं। हमने पॉलिटी की शुरुआत की सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट। सिटीजनशिप हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 है। इससे पहले का पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 जिसमें यह बताता है कि भारत और उसके जो क्षेत्र हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करता है कि कैसे हम किसी स्टेट की बाउंड्री को कम ज़्यादा स्टेट के नाम ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। उस टेरिटरी में रहने वाले लोगों का उस टेरिटरी के साथ में क्या लीगल रिलेशनशिप है, टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The legal relationship between a person and its territory is known as citizenship. इसके बारे में 5 से 11 के आर्टिकल हैं, वहाँ प्रावधान है, प्रोविजंस है, जिसमें से हमने कहा कि 5 to 10 आर्टिकल उन लोगों के लिए सिटीजनशिप के बारे में बताता है जो 26 जनवरी 1950 तक के लोग थे। उसके बाद के लोग जो पैदा होंगे उनके लिए क्या होगा, उनके सिटीजनशिप कैसे डिसाइड होंगे, उनके सिटीजनशिप राइट क्या होंगे, इस बात को कहा कि भाई संसद ने कहा, संविधान में कहा गया कि एक हम आर्टिकल 11 जो है, आर्टिकल 11 क्या कहता है कि जो 26 जनवरी 1950 के बाद के लोगों के लिए अगर कोई सिटीजनशिप से संबंधित बातें डिसाइड करेगा तो वो कहा भाई कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट। बहुत बार क्वेश्चन पूछाता है कि अगर सिटीजनशिप के संबंध में किसी को प्रोविजन बनाने का अधिकार किसको है, ऑप्शन आता है प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या पार्लियामेंट है, या गवर्नर, इस तरीके के ऑप्शन दिया रहेगा। तो आर्टिकल 11 ये कहता है कि देश की सिटीजनशिप डिसाइड करने के लिए कौन पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट को। आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है, देश की संसद को ये पावर दी गई है कि वो सिटीजनशिप से संबंधित लॉज को बना सकता है और उसको बदल भी सकता है। जो लॉ बनाएगा वही बदल सकता है। कि आर्टिकल 11
इसने किसको पावर दे दी है? एम्पावर्ड कर दिया है, शक्ति दे दी है किसको? पार्लियामेंट को। किस बात के लिए दे दी है पावर दे दी है? कि आप जो देश के सिटीजनशिप है, देश के लोगों के लिए सिटीजनशिप के राइट्स कैसे होंगे, क्या होंगे, आप डिसाइड कर सकते हैं। इस बात की शक्ति जो है इस पार्लियामेंट को दी गई है, आर्टिकल 11 कहता है। तो आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट संसद को ये पावर दे दी है कि आप 26 जनवरी 1950 के बाद के लोगों के लिए क्या प्रोविज़न होंगे सिटीजनशिप को लेकर, वो आप डिसाइड करिएगा। पार्लियामेंट को जब पावर दे दी गई तो पार्लियामेंट ने कहा ठीक है, हम इस आर्टिकल के तहत जो पावर दी गई उसका हम इस्तेमाल करेंगे, और पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया। पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्ट। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जिसको कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो पार्लियामेंट ने आर्टिकल 11 में जो पावर दी कि आप कोई भी कानून बना सकते हैं सिटीजनशिप को लेकर, तो उसी पावर को यूज़ करते हुए सिटीजनशिप एक्ट 1955 पार्लियामेंट ने बना दिया, जिसमें कहा गया कि किसी को भारत में रहते हुए हम कैसे उसको नागरिकता दे सकते हैं, नागरिकता मिल सकती है उसको। पार्लियामेंट ने कहा कि हम 5 आधारों पर किसी को भी हम देश में, अगर हमारे कोई देश में रह रहा है तो 5 आधार हैं, 5 बेसिस पर हम उसको सिटीजनशिप का अधिकार दे सकते हैं, वो हमारे रहते हुए नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नागरिकता प्राप्त करने के फ़ायदे क्या हैं हम लोग देखेंगे। कई सारे फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। कई सारे ऐसे पद हैं जिनको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पद, जैसे प्रेसिडेंट, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, जैसे आप यूपीएससी के चेयरमैन, हाई कोर्ट के जजेस, तो कई सारे आपके, या इलेक्शन कमीशन, या राइट टू वोट, या राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। तो कई सारे ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, आपके संवैधानिक अधिकार हैं, कई सारे ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। तो वो देश के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, ये इसलिए ये फ़ायदा होते हैं। अगर हम अब भारत के नागरिक हो जाते हैं तो वो सारे राइट्स हमको मिल जाते हैं। तो इसलिए ये कहीं का सिटीजन होना बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को शक्ति दी थी कि आप वो नियम बनाएंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि किसी को कैसे नागरिकता मिल सकती है। इस पावर का यूज़ करते हुए सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया, जिसमें पार्लियामेंट ने कहा कि 5 तरीके हैं जैसे जिसके आधार पे हम किसी को भी सिटीजनशिप दे सकते हैं, इंडियन सिटीजन मान सकते हैं। वो 5 तरीके कौन कौन से, बहुत पूछाता है। पहला, बर्थ, अगर आप पैदा हुए हैं, यहीं के पैदाइश है आपकी। दूसरा, डिसेंट, डिसेंसी, अगर आपके पूर्वज यहीं के हैं, आपके पिताजी, माताजी, दादा, तो आपके जो पूर्वज चले आ रहे हैं, इसमें समय समय पर बदलाव हुआ है, इसमें भी समय समय पर चीज़ें बदलाव हुई हैं, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 5 तरीके हैं जिसके आधार पर हम लोग नागरिकता मिल सकती है। ये बात डिसाइड की गई है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें समय समय पर बदलाव हुआ है, कई बार बदलाव हुआ है। 1976 में हुआ, फिर 89 में हुआ, फिर 2000 में हुआ। समय समय पर इसमें बदलाव होते रहते हैं। एट प्रेजेंट 5 तरीके हैं जिनके बेसिस पे आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। एक है बर्थ, दूसरा है डिसेंसी, वंशज के आधार पर, वंशज के आधार पर, यह है जन्म के आधार पर। देन वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन कराइए। दूसरा है नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण जिसको कहते हैं। और तीसरा इनकॉर्पोरेशन और इनकॉर्पोरेटिंग टेरिटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 तरीके हैं। इन 5 में से अगर आप कोई भी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मतलब भारत में आप पैदा हुए हों, आपके माँ बाप भारत के नागरिक हों, उनका जन्म हुआ हो। रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 तरीके पूछे जाते हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात है। अगर आप भारत में
7 वर्षों से रह रहे हैं, आप भारत के नागरिक नहीं हैं, ध्यान देने की बात है, वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन। आप एक विदेशी नागरिक हैं, मैं एक विदेशी नागरिक हूं और मुझे भारत की नागरिकता चाहिए। मैं किसी जो इंडियन लेडी है, या अगर मैं फीमेल हूं तो जेंट्स हो जाएगा, उसके साथ विवाह कर लूं। विवाह करने के बाद मैं अगर 7 वर्षों तक रह रहा हूं लगातार, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा मैं एक विदेशी नागरिक हूं, मैं भारत की नागरिकता चाहता हूं, मैं यहाँ के किसी पार्टनर से शादी कर लूं, और ये नहीं कि शादी आज की और अगले दिन चले गए और उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे नागरिकता दीजिए। 7 वर्षों तक मैं रह रहा हूं तो मैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसी प्रकार यदि मेरे जो है बच्चे, अगर मेरे बच्चे होते हैं, वो भी जो है इंडियन सिटीजनशिप का राइट इसके थ्रू मिल सकता है। तो एक विदेशी नागरिक अगर भारतीय किसी महिला या पुरुष के साथ मैरिज कर ले और 7 वर्षों तक रह रहा है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। उससे जो बच्चे होंगे उनको भी सिटीजनशिप का राइट इसी के थ्रू मिल जाएगा। सिमिलरली ये है, नेक्स्ट है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप शादी नहीं करना चाहते हैं, आप शादी नहीं करना चाहते हैं। मैं एक विदेशी नागरिक हूँ, मैं एक कनाडा का रहने वाला हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं चाहता हूँ कि भारत में नागरिकता मुझे मिल जाए। मैं भारत में कई वर्षों से काम कर रहा हूँ, किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 2-3 चीज़ें हैं। एक तो 11 ईयर से रह रहे हूँ, ये ईयर देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में 7 ईयर, नेचुरलाइजेशन में 11 ईयर, एक तो ईयर का फ़र्क हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको शादी करनी है, यहाँ पे आपको शादी नहीं करनी है। तो आप यहाँ पे नेचुरलाइजेशन में क्या है कि आप 11 सालों से रह रहे हों, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, जो भारत के संविधान में कुछ भाषाएं हैं जिनको हम कहते हैं 22 अनुसूचियों की भाषाएं। शुरुआत में 8 भाषाएं थीं, समय समय में इसमें बढ़ती गई भाषाएं, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। तो जिनको हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो जो 8वीं अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट है, 8वीं अनुसूची में जो हम भाषाएं जिनको मेंशन किए हुए हैं, ये भाषाएं हमारी जो नोट है उसमें भी मेंशन होती हैं। तो 8वीं एक अनुसूची है, उसमें कुछ भाषाएं शामिल की गई, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, बोडो है, नेपाली है, सिंधी है, मणिपुरी है, ऐसी कुल 22 भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं। ये 8वीं अनुसूची में ये बातें लिखी हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैं एक विदेशी नागरिक हूँ, मैंने यहाँ के किसी से शादी कर ली, रजिस्ट्रेशन 7 साल रही है, मिल जाएगा। मैं एक विदेशी नागरिक हूँ, शादी नहीं की है, 11 सालों से रह रहा हूँ, एक क्राइटेरिया। दूसरा, जो ये 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं, उसमें से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए मुझे, चाहे हिंदी हो गई, चाहे इंग्लिश हो गई, चाहे नेपाली हो गई, सिंधी हो गई, बोडो हो गई, मणिपुरी हो गई, किसी भी भाषा का, जो 22 भाषाएं हैं उसमें से किसी एक भाषा का नॉलेज होना चाहिए। तो पहला डिफरेंस 11 ईयर, यहाँ पे 7 ईयर। दूसरा डिफरेंस, एक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है इन 22 भाषाओं में से, जबकि ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है आपका भाषा का। और तीसरा, शपथ लेनी होती है कि मैं भारत के संविधान जो है उसके प्रति लॉयल रहूँगा। तो अगर आप 3 चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं, 11 साल किसी एक भाषा को जानते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा होने की शपथ लेते हैं, तो आपको इसके थ्रू भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि ये जो 3 क्राइटेरिया हैं, ईयर का है या ये है या आपकी संविधान के प्रति निष्ठा है, ये जो नियम है इसमें संविधान के प्रति निष्ठा वाला तो आपको शपथ लेनी है, लेकिन जो ईयर्स हैं या लैंग्वेजेस के बारे में है, इसमें कभी कभी छूट दी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, छूट दी जा सकती है, रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। अगर आप भारत में रह रहे हैं और 5 ऐसी विशिष्ट सेवाएं हैं जिसमें आप योगदान कर रहे हैं, ध्यान देने की वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेचुरलाइजेशन में मैंने कहा कि क्राइटेरिया 3 हैं, एक 11 ईयर, दूसरा लैंग्वेजेस का ज्ञान होना और तीसरा संविधान के प्रति लॉयल होना। जो ईयर का है इसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, कैसे और क्यों? यदि आप भारत में रह रहे हैं और 5 सेक्टर हैं जहां पे आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूट किया है। वो 5 सेक्टर कौन कौन से हैं? लिटरेचर, साहित्य,
आर्ट कला, साइंस विज्ञान, फिलॉसफी दर्शन या ह्यूमैनिटी मानवता। यदि इन 5 सेक्टर लिटरेचर, आर्ट, साइंस, फिलॉसफी और ह्यूमैनिटी, इन 5 सेक्टर्स में आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हुआ है भारत में रहते हुए, तो आपको इन ईयर्स या 1-2 प्रोविज़न से छूट भी मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मदर टेरेसा, जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा अच्छा काम किया, अदनान सामी, कैटरीना कैफ, ये सभी जो है ये सब विदेशी थे जिन्होंने लिटरेचर या आर्ट या साइंस या फिलॉसफी, ह्यूमैनिटी, आर्ट मतलब आपकी कई सारी सेक्टर्स होती है, सिनेमेटोग्राफी भी है उसमें या कोई अन्य आर्ट है। तो अगर आप 5 सेक्टर्स में से किसी भी एक सेक्टर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन किए हैं देश में रहते हुए, तो आपको इस प्रोविजंस में छूट भी मिल सकती है। तो इस तरीके से, या इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इसी के थ्रू, कैटरीना कैफ ने तो अभी शादी भी कर ली है, लेकिन अगर शादी नहीं भी करती तो वो इसके थ्रू, क्योंकि वो लगातार 11 वर्षों से काम कर रही थी, अदनान सामी वो लगातार काम कर रहे थे यहाँ पर 11 सालों से, तो उनको जो है इसी के थ्रू यहाँ की सिटीजनशिप दे दी गई है। तो ये एक तरीके हैं, ध्यान देने वाली बात है कि रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन में 7 ईयर, नेचुरलाइजेशन में 11 ईयर। बहुत पूछा आता है ये क्वेश्चन, ये बहुत पूछा आता है कि इसमें नंबर ऑफ ईयर, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स, तो इन दोनों के थ्रू भी। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बर्थ, वंश, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, या कोई ऐसा भूभाग, कोई ऐसा पार्ट है जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं हुआ करता था, अब वो इंडिया का पार्ट हो गया है। तो अब वो इंडिया का पार्ट हो गया है, तो वहाँ जितने भी लोग रह रहे होंगे वो अपने आप भारत को उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये 5वां जगह, अगर आप किसी टेरिटरी को अपने में मिला रहे हैं, भाग को मिला रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एक 6.1 किलोमीटर स्क्वायर में जो एरिया था, जो आपके बंगाल की खाड़ी में, वो एक डिस्प्यूटेड लैंड था। वहाँ के जो लोग रह रहे थे इस एरिया में, वो एक डिस्प्यूटेड लैंड था कि वो भारत का है कि बांग्लादेश का है, और उस पर कई वर्षों तक दोनों देशों के बीच में टॉक्स चलते रहे, बातें होती रहीं, लेकिन एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा था। फाइनली जब दोनों देश डिसाइड हुए कि इसमें से कुछ एरिया भाई बांग्लादेश ले लेगा और कुछ एरिया जो है उस पर जो अधिकार इंडिया का हो जाएगा, तो जो एरिया इंडिया ने अपने में शामिल किया, वो वहाँ के लोग, जो लोग रह रहे थे, उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। तो इस तरीके से, या फॉर एग्जांपल जब गोवा जो है 1961 में जो है, जब पुर्तगीज़ से अलग हुआ, हम लोगों ने उसको अपने देश में मिला दिया। 1961 तक गोवा पे जो है पुर्तगीज़ का शासन हुआ करता था। जैसे ही वो वहाँ से हटे और उसको भारत में मिलाया गया, तो वहाँ के लोग जो रह रहे थे उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। तो इस तरीके से यदि किसी भूभाग को, किसी पार्ट को हम अपने भारत में मिलाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं उनको भी सिटीजनशिप का राइट मिल जाता है। तो 5 तरीके हैं, 5 आधार हैं जिसके बेसिस पर हमको मिल सकता है राइट। एक हो गया बर्थ, दूसरा है डिसेंट, वंशज, तीसरा हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, चौथा है नेचुरलाइजेशन, और 5वां है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण जिसको कहते हैं, नेचुरलाइजेशन प्राकृतिकरण, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी किसी भूभाग को समाविष्ट या अपने में मिला लेना। इसमें मैंने बताया कि 7 ईयर्स, इसमें मैंने बताया 11 ईयर्स, और एक क्राइटेरिया है कि किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लॉयल। और 5वां है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, किसी भी भूभाग को अगर हम अपने में मिलाते हैं तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये 5 बातें किस में लिखी हुई हैं? सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसको किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने बनाया है। पार्लियामेंट ने कैसे बना दिया? किस आर्टिकल में इसको पावर दी गई है? आर्टिकल 11 में। ये बातें हो गई। एक चीज़ और डिस्कस करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
हमारा जो संविधान है बहुत ही खूबसूरत संविधान है। ये कई सारे संविधानों से कुछ ना कुछ चीज़ें ली गई हुई हैं। जो भी लगा कि इस देश के लिए बेहतर, इस देश के जो नागरिक हैं उनके लिए बेहतर होगा, वो प्रोविज़न डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि कौन सा जो है करेक्ट मैच नहीं है। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक साथ आर्टिकल याद करना, एक साथ पार्ट याद करना, एक साथ स्केड्यूल याद करना मुश्किल है, उसी तरीके से ये चीज़ भी याद करना मुश्किल है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी चीज़ किस देश से ली गई है। हम लोग समय समय पर पढ़ते रहेंगे चीज़ें और वहीं पे हम आपको बताते रहेंगे कि ये चीज़ किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, और वो दो चार बार रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तो याद हो जाएगा। जैसे ये जो सिटीजनशिप का प्रोविज़न है, ये जो प्रोविज़न है वो हमने लिया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये सिटीजनशिप लिया हुआ है। हमारा जो संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो ब्रिटेन, अमेरिका और जो हमारा खुद का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ब्रिटेन ने, क्योंकि हमारा बहुत लंबे समय तक शासन हो रहा है, तो ऑब्वियसली है बात है कि उनका प्रभाव हमारे न जाने कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि हमारे कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारी ज्योग्राफी, हमारी पॉलिटी, हर सिस्टम, हमारी इकोनॉमी सब पे पड़ा है। तो ब्रिटेन या ब्रिटिश सिस्टम का इम्पैक्ट ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बल्कि सभी लगभग सिस्टम पे पड़ा है। अदर देन ब्रिटेन, अमेरिका से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, क्योंकि वहाँ भी एक रेवोल्यूशन हुआ था फ्रीडम के लिए, और हमारे यहाँ भी फ्रीडम के लिए रेवोल्यूशन हुआ है। तो कई सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली है, बहुत सारी अमेरिका से ली हैं, कई अन्य चीज़ें हमने अदर कंट्रीज से ली हैं। तो फिलहाल हमने जो हमारा सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न है ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? ब्रिटेन से। क्यों? जैसे कि ब्रिटेन में कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप, वैसे ही हमारे यहाँ भी कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, एकल नागरिकता। हमारे यहाँ हम भारत के लोग, हम भारतीय नागरिक, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं असम का नागरिक हूँ, हम कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं। तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है जो देश की सिटीजनशिप कहलाती है। जबकि आप यूएस की बात करेंगे तो यूएस में चलता है कॉन्सेप्ट डबल सिटीजनशिप। डबल सिटीजनशिप वहाँ पे क्या है, एक आपकी सिटीजनशिप होती है स्टेट की, जैसे आप फ्लोरिडा में रह रहे हैं या कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, तो एक आपको सिटीजनशिप लेना पड़ेगा फ्लोरिडा का, और दूसरा पूरे एज अ यूएस का। तो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है डबल सिटीजनशिप का, जबकि हमारे यहाँ जो है वो कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का। तो अब मैंने कहा नागरिकता होती क्या चीज़ है? जो कहीं के व्यक्तियों और उस देश के बीच जो लीगल रिलेशन है, मेरा और मेरे देश के बीच का जो लीगल रिलेशनशिप है, उसी को हम कहते हैं सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप मीन्स लीगल रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड इट्स टेरिटरी, जहाँ वो रह रहा है उसके बीच का जो लीगल रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं सिटीजनशिप। मैं भारत की नागरिकता मुझे मिली है तो मेरे कुछ राइट्स हैं, वो लीगल राइट्स हैं। वो लीगल राइट्स क्या हैं कि मैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड कर सकता हूँ, मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, मैं यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बन सकता हूँ, मैं वोट दे सकता हूँ, मैं कोई भी चुनाव लड़ सकता हूँ। तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो मुझे मिल जाते हैं जब मैं यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई। अब इसी जो सिटीजनशिप एक्ट है, बस लास्ट का यहाँ इस टॉपिक की लास्ट टेल रह गया है, उसको मैं बता देता हूँ। ये जो एक्ट है, इस एक्ट को किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। कैसे बनाया? क्योंकि आर्टिकल 11 इसको पावर देता है। इस एक्ट में ये बताया गया कि ये 5 आधार हैं जिसके आधार पे आपको नागरिकता मिल सकती है। इसी एक्ट में ये भी बताया गया है कि कैसे आपकी नागरिकता छिन सकती है। भाई आपको देने का आधार बता रहा है तो छीनने का भी तो अधिकार बताएगा, आपकी छिन भी सकती है। वो कैसे कैसे छिन सकती है